नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रांस की कंपनी का भारत में विस्तार और फ्रांस की कंपनी के संबंध में जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देखिए, इससे पहले भारत में जो आने वाली यूरोपीय कंपनियां थी फ्रांस से पहले, सबसे पहले पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन टॉपिक के संबंध में मैं पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। अगर आप इन टॉपिक के संबंध में कुछ भी सीखना चाहते हैं या कोई भी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फ्रांस कंपनी को। तो फ्रांस की कंपनी देखिए जो भारत में आई थी, तो उसको देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, कंपनी की स्थापना। देखिए, जब फ्रांस की कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय फ्रांस में लुई 14 का शासन था और लुई 14 का शासन के समय उसका एक मंत्री था कोलवर्ट। कोलवर्ट जो है वो अपनी वित्तीय सुधारों के लिए जाना जाता है लुई 14 के समय पर। तो कोलवर्ट के वित्तीय सुधारों का ही परिणाम था कि फ्रांस ने भारत में व्यापार के लिए अपनी एक कंपनी भेजी थी। ओके, तो इस कंपनी के समय पर जब स्थापना हुई थी 1664 में, तो लुई 14 का शासन था। ओके, और इसका एक मंत्री क्या था, कोलवर्ट। इसकी वित्तीय सुधारों की मुख्य भूमिका थी कंपनी की स्थापना के लिए। ओके, देखिए, कंपनी का मूल नाम क्या था, कंपनी द इंडे ओरिएंटलिस। ओके, ये एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि कंपनी का मूल नाम क्या है। फिर कंपनी का स्वरूप कैसा था। देखिए, कंपनी का जो स्वरूप है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी का स्वरूप जिस तरीके से होगा, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप वो अपने आप ही जो है स्वायत्त थी शुरू में, है ना, मनमाने तरीके से वो व्यापार कर सकते थे। बाद में उस पर जो है सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो इसीलिए इनके संबंध में क्वेश्चन कि फ्रांस की कंपनी का स्वरूप क्या था। फ्रांस की कंपनी का जो भारत में निर्माण और भारत में विस्तार, भारत में विकास जो भी रहा है, उस पर पूरा का पूरा फ्रांस की सरकार का नियंत्रण था। ओके, तो इसीलिए ये कैसी थी, सरकारी उपक्रम की तरह थी। तो सरकारी उपक्रम इसका स्वरूप था। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण और इसका जो विकास है वो उस पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण था। फिर इसके जो जितने भी कर्ज होते थे और जितने अनुदान होते थे, जितने कर्ज और जितने अनुदान हैं, ये देखिएगा, वो सभी के सभी कंपनी के जो सभी के सभी जो कर्ज हैं और जो अनुदान है वो सारे के सारे किस पर निर्भर थे, सरकार पर निर्भर थे। तो ये पॉइंट क्या है इसका, फ्रांस की कंपनी का, कि कंपनी की स्थापना और कंपनी का स्वरूप। ओके, इसका सरकारी उपक्रम की तरह ही आगे चल करके, ये सरकारी उपक्रम की तरह ही होना आगे चल करके पतन का कारण भी बना है। ओके, या कमजोरी का कारण भी बना है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद पॉइंट है कि जो फ्रांस की कंपनी है उसका विस्तार कैसे हुआ, किन किन क्रम में हुआ है। ओके, देखिए, सबसे पहले जो है फ्रांस की कंपनी जब भारत में आई तो इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। पहली फैक्ट्री सूरत में, सभी विदेशी कंपनियों को अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी थी। देखिए, पुर्तगाल जो है उन्होंने भी सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी, है ना। फिर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास कहाँ के लिए किया था, सूरत के लिए किया था 1608 में। लेकिन जहांगीर ने उनको उस समय पर अनुमति नहीं दी, फिर भी वो वहाँ अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते थे। तो 1613 में जा करके उन्होंने अपनी फैक्ट्री की वहाँ स्थापना की थी। तो ये ऐसा ही है, देखिए, सूरत में फैक्ट्री की स्थापना। ओके, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना 1619 में जो है। अब देखिए, ये तो फ्रांस ने जो है 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की, लेकिन दक्षिण भारत में या भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में ही थी। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ओके, अब देखिए, दूसरी और प्रमुख फैक्ट्री थी इनकी पांडिचेरी की फैक्ट्री, 1673 में ये स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना फ्रैंको मार्टिन के द्वारा की गई थी। ओके, और जो सूरत में फैक्ट्री हो फ्रैंक कैलार्ड के द्वारा की गई थी। फ्रैंको मार्टिन ने इस फैक्ट्री के साथ साथ एक किला भी बनाया, ओके, फोर्ट बनाया, और उसका नाम, जो इनका जो लुई 14 शासक है, आप देखिए, लुई 14 शासक, तो उसका नाम फोर्ट लुई रख दिया गया। ठीक है, यही पांडिचेरी फिर इनका मुख्यालय भी रहा बाद में। आगे फिर इन्होंने कलकत्ता के पास में ही चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना की। तो कलकत्ता में इनका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इन्होंने मॉरिशस, देखिए, जो मेडागास्कर के बगल में, और रीयूनियन द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित किया था। अपने व्यापार को फिर आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये था इनका कंपनी का विस्तार, फ्रांस की कंपनी का विस्तार। अगला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भारत में जो है कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच वॉर। ओके,
देखिए भारत में ये बड़ा दिलचस्प है कि भारत में दो विदेशी कंपनियां हैं और भारत की जमीन के लिए ये दोनों विदेशी कंपनियां लड़ रही है, जहां इनका कोई स्वामित्व भी नहीं है इस दौरान, है ना। तो देखिए फ्रांस ने क्या किया, 1742 के बाद जो है इन्होंने भारत की जो राजनीति है उसमें भी हस्तक्षेप करने का एक शुरुआत की थी, ओके। या इनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा के साथ साथ इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लग गई थी, ओके। तो उसी का ही परिणाम क्या था कि इन्होंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो है ये सक्रिय हो गए और भारत की जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति है उसमें हस्तक्षेप करने लग गए थे, है ना। तो इस दौरान इनके जो प्रतिद्वंदी कौन थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, है ना। ब्रिटिश और जो ब्रिटिश है वो यूरोप में भी इनके दुश्मन है ना, जन्मजात दुश्मन है। तो भारत में ये कंपनियां दोनों आपस में टकराएंगी जरूर। तो देखिए जब इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने आप को सक्रिय किया तो उसका परिणाम क्या हो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है संघर्ष या टकराट आरंभ हुआ। उसी का ही परिणाम क्या है, कर्नाटक के 3 युद्ध, ओके। तो ये संक्षेप में क्या है, कर्नाटक का पहला वार 1746 से 48 तक और दूसरा वार 1749 से 54 तक और तीसरा जो है 1758 से 63 तक, ओके। तो ये था इनका जो है ये एक परिचय सा, है ना। इसके बाद हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, कर्नाटक के 3 प्रमुख युद्ध, है ना, जिनको जो है एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आप जो है देखिए इनको सभी चीज़ों को, सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। और आप इसको जो है ऐसा एक आसानी से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला समझते हैं, कर्नाटक वार, ओके। चलिए देखिए हम ये पढ़ लेते हैं कर्नाटक के 3 प्रमुख युद्ध किन किन के साथ हुए, उनके क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए तो जल्दी से सीखते हैं। देखिए जो फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था वो 1746 से 48 के दौरान हुआ था, है ना। इस समय पर देखिए कुछ हम पॉइंट सीख लेते हैं। ये जो पॉइंट है जैसे कि पहला जो गवर्नर था फ्रांस का वो था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर 1741 से 54 के समय तक। फिर गोडेहू 1754 से 58 तक। फिर काउंट लाली ये 1758 से 63 तक था, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था या पहला कारण क्या था। कर्नाटक युद्ध का पहला कारण, मुख्य कारण था बाहरी कारण, यानी ये जो फ्रांस और जो ब्रिटेन है ये यूरोप में आपस में ऑस्ट्रिया के युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में लड़ रहे थे। उसी युद्ध का जो विस्तार है वो कर्नाटक का पहला युद्ध माना जाता है, ओके। लेकिन एक तात्कालिक कारण भी है। तात्कालिक कारण क्या है कि एक अंग्रेज अधिकारी वॉर्नेट था। वॉर्नेट ने कोरोमंडल तट के पास में फ्रांसीसियों के कुछ जलपोत लूट लिए थे, ओके। तो इसके खिलाफ जो है जो फ्रांस का जो गवर्नर है डुप्ले, वो इसके खिलाफ कार्रवाई चाहता था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कोई उचित कार्रवाई नहीं किया, उचित जवाब नहीं दिया, तो फिर डुप्ले ने मॉरिशस में फ्रांस के गवर्नर लाबूडोने से मदद मांगी और लाबूडोने ने 3000 सेनाओं को अपने साथ लाकर कोरोमंडल तट के पास में जो ये क्या बोलते हैं अंग्रेजों की जो फैक्ट्रियां हैं उनको घेर दिया और जो मद्रास की फैक्ट्री थी उसको 2 तरफ से घेर दिया, स्थल मार्ग से डुप्ले की सेना ने और समुद्र के मार्ग से लाबूडोने की सेना ने, ओके। तो ये तात्कालिक कारण बना था, है ना। तो वॉर्नेट ने जो है मद्रास में के पास में जो फ्रांस के जलपोते वो छीन लिए थे। तो डुप्ले ने इसके लिए कार्रवाई मांगी, लेकिन जब कोई सुटेबल आंसर नहीं मिला तो फिर उसने मॉरिशस के गवर्नर लाबूडोने से सहायता मांगी और उसने 3000 सैनिकों के साथ में जो है मद्रास यानी कोरोमंडल तट मद्रास में जो है घेराबंदी कर दी। इस घेराबंदी में रॉबर्ट क्लाइव भी था, है ना। तो जो ये लाबूडोने था, लाबूडोने ने अंग्रेजों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छी खासी रकम लेकर के जो इसने घेराबंदी की थी उसको छोड़ दिया और वापस मॉरिशस चला गया, ओके। लेकिन जो डुप्ले है वो अभी इनके साथ संघर्ष जारी रखा हुआ था, है ना। लेकिन क्या हुआ, इसी दौरान फिर जो है एला सापेल की संधि हुई यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, जो ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ समाप्त, तो इसलिए भारत में भी ये युद्ध हुआ समाप्त, ओके। देखिए ये क्या थे ना, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो यूरोप में जो है जन्मजात दुश्मन थे। तो इसीलिए विदेश में जिस जगह पर भी इनकी फैक्ट्रियां या इनकी कंपनियां होंगी वहां इनका आपस में टकराव जरूर हो जाएगा, ओके। तो उसी का एक परिणाम था। अब इस एला सापेल की संधि में क्या हुआ कि यूरोप का युद्ध विराम लगा,
ओके। कर्नाटक युद्ध विराम भी हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास की फैक्ट्रियों का अधिकार मिला, जबकि फ्रांस ने जो है दिलचस्पी दिखाई कहाँ, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को या कनाडा में। तो यूएसए और कनाडा के जो तटीय क्षेत्र थे उन जगहों पे जो कॉलोनियां बसाई थी या उन जगहों के जो व्यापारिक अधिकार थे वो फ्रांस को मिल गए थे। ओके, तो इसके बाद फिर जो है ये युद्ध हुआ समाप्त। लेकिन इसी दौरान देखिए, इस युद्ध के दौरान एक फ्रांस के बीच में और कर्नाटक के बीच में, और कर्नाटक में कौन, अनवरुद्दीन। फ्रांस के बीच में और कर्नाटक के बीच में एक युद्ध हुआ था, सेंट थोमे का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। ओके, सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांस की सरकार ने या फ्रांस की कंपनी ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था बुरी तरह से। देखिए, फ्रांस के जो सैनिक थे उनमें से सिर्फ 230 थे और बाकी 700 जो है उनके साथ भारतीय सैनिक शामिल थे, जबकि अनवरुद्दीन की जो सेना थी वो 10,000 थी। तब भी वो हार गए। इसका एक ही परिणाम था, क्योंकि फ्रांस की सेना जो अनुशासित थी, फ्रांस की सेना जो स्किलफुल थी, और जो अनवरुद्दीन की सेना है वो अनुशासित नहीं थी, वो संगठित नहीं थी। यही मुख्य कारण बना भारत के शासकों के पराजय का। ओके, कि जो यूरोपीय कंपनियों की सेनाएं हैं वो कम संख्या में होते हुए भी जो है हमारे राजाओं की, नवाबों की जो अधिक संख्या की सेनाएं उनको हरा देते थे। ओके, तो देखिए दूसरा युद्ध जो है वो भी पढ़ लेते हैं। सेकंड कर्नाटक जो वार है वो हुआ था 1749 से 54 के दौरान। अब इस सेकंड कर्नाटक युद्ध के बारे में क्वेश्चन जो आता है वो है कि इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो इस युद्ध का प्रमुख कारण था आंतरिक कारण, और आंतरिक कारण क्या था, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। ओके, देखिए जिस तरह से पहले युद्ध में जो है जो मुख्य कारण क्या था, बाहरी कारण। बाहरी कारण कौन सा, कि यूरोप में इनके बीच में क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ऑस्ट्रिया के लिए उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसका परिणाम पहला कर्नाटक युद्ध माना जाता है। ओके, और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, इस कर्नाटक युद्ध में देखिए क्या किया था इन्होंने, जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने, इन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना तो शुरू कर ही दिया था। ओके, और वो जो कर्नाटक में जब आंतरिक मामलों में जब उत्तराधिकार के लिए हैदराबाद और कर्नाटक में आपस में लड़ रहे थे यहाँ के नवाब और सूबेदार, तो इनको मौका मिल गया। ओके, अब देखिए हैदराबाद जो है, हैदराबाद ये 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर चिनकिलीच खां या आसफ जहां, ओके, इसने आसफ जहां की उपाधि ली थी, आसफ जहां। ओके, आसफ जहां ने एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की, और आसफ जहां की मृत्यु जब 1748 में हुई तब जाकर के हैदराबाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब देखिए ये इसका बेटा था, है ना, नासिर जंग, ये बना उत्तराधिकारी। ओके, लेकिन दावेदारी जो है इसने भी पेश की, इसका भतीजा था, ये दावेदार बना, दावेदार। ओके, इसने भी दावेदारी प्रस्तुत की कि ये भी हैदराबाद की गद्दी पर बैठेगा, है ना। इसी तरह से जो है कर्नाटक में भी यही उत्तराधिकार का जो है वो संघर्ष शुरू हुआ था। यहां अनवरुद्दीन जो है वो नवाब था, और अनवरुद्दीन का जो बहनोई था, बहनोई, ओके, बहनोई चंदा साहब भी जो है वो भी कर्नाटक में नवाब की गद्दी पर बैठना चाहता था। तो इन सब में जो है आपस में ये युद्ध छिड़ा हुआ था। इसका फायदा किसको मिला, इसका फायदा मिला ब्रिटेन की सरकार को या ब्रिटेन की कंपनी को और फ्रांस की कंपनी को भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए। अब देखिए इनमें जो है दो गुट बन गए आपस में, एक बना फ्रेंच समर्थित गुट, दूसरा बना अंग्रेज समर्थित गुट, और इन दोनों गुटों के बीच में ये सेकंड कर्नाटक वार के दौरान एक झड़प हुई है, एक युद्ध हुआ जिसको किस नाम से जानते हैं, अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध जो है ये दो गुटों के बीच में हो गया 1749 को। एक अंग्रेज समर्थित गुट बना और दूसरा फ्रेंच समर्थित गुट बना। ओके, अब अंग्रेजों ने जो है ये अनवरुद्दीन को कहा कर्नाटक में इधर इन्होंने सपोर्ट किया, है ना, अंग्रेजों ने। दूसरी ओर नासिर जंग को जो है अंग्रेजों ने यहाँ इधर हैदराबाद में सपोर्ट किया, इसका सपोर्ट लिया। ओके, दूसरी तरफ दूसरा गुट कौन सा था, फ्रांसीसी समर्थित गुट। फ्रांसीसियों ने जो है चंदा साहब का लिया फेवर, है ना, या जो चंदा साहब है ये फ्रांसीसियों का समर्थक था, और वहीं मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के लिए समर्थन किया था। ओके, तो इसलिए इनके अब ये दो गुट बन गए, एक फ्रांस समर्थित गुट और दूसरा अंग्रेज समर्थित गुट। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, अंबूर का युद्ध। इस अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया,
है ना, ये 1749 में ही मारा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अनवरुद्दीन किस कर्नाटक युद्ध के दौरान मारा गया, तो उसका आंसर क्या है, सेकंड कर्नाटक युद्ध के दौरान मारा गया था। ओके, फिर जो नासिर जंग है, नासिर जंग भी कुछ समय बाद यानी 1750 में ये भी मार दिया गया था। ओके, और तो इस सेकंड कर्नाटक वार के दौरान जो है आप ये देखिए कौन सी कंपनी का पलड़ा भारी दिख रहा है ना, ये जो फ्रांस समर्थित गुट है ये इस समय पर भारी है। और इस दौरान आप देखिए यहाँ जो है 1749 से 54 तक है ना, तो 1741 से 54 तक कौन है गवर्नर इनका, डुप्ले, है ना। तो डुप्ले ने जो है यहाँ अपनी एक राजनीतिक दक्षता का परिचय दिया था। ओके, लेकिन क्या है कि बाद में देखिए ये पौंडीचेरी की संधि होने से पहले ही जो है जो डुप्ले था, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर, इसको भारत से वापस बुलाने के लिए दबाव बनाया गया, है ना। क्योंकि देखें इसको जो है फ्रांस की सरकार ने वापस बुला लिया था। वापस किसके दबाव में बुलाया था, ब्रिटेन के दबाव में, अंग्रेजों की दबाव में। ओके, ये अंग्रेजों की दबाव में बुलाया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या दबाव बनाया कि यदि डुप्ले को वापस नहीं बुलाया तो जो इनको ये सैन फ्रांसिस्को या यूएसए के जो क्षेत्र मिले हुए हैं इनसे हाथ धोना, मतलब इनसे जो है ये लोग बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके का एक दबाव बनाया गया, तो फिर डुप्ले को वापस बुलाया गया। डुप्ले की जगह फिर जो है देखें कौन गवर्नर आया, गोहेडू, है ना। तो गोहेडू को इसीलिए भेजा गया था कि भैया ये डुप्ले ने जो मतलब ये काम किया है ना, ये रायता फैलाया है, ये भारत के आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप करके और अंग्रेजों से जो है दुश्मनी मोल लेकर के उसको तुम जो है थोड़ा जो है सेटल करो, है ना। तो फिर ये आया, इसने पांडिचेरी में जो है ये संधि की, फिर जो है ना, तो पांडिचेरी की संधि के तहत ये सेकंड कर्नाटक वार जो है ये शांत हो गया था, है ना। ये इस युद्ध में जो है थोड़ा बहुत पहला जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं जो है फ्रांस समर्थित गुट है वो ज़्यादा था, क्योंकि देखे चंदा साहब जो है उसको कर्नाटक का जो है नवाब बनाया गया और जो मुजफ्फर जंग है उसको हैदराबाद की गद्दी में बिठाया गया। हालांकि 1751 में जो है चंदा साहब भी मारा गया। क्यों, क्योंकि जो अनवरुद्दीन का बेटा था, अनवरुद्दीन का बेटा उसका नाम था मोहम्मद अली। ओके, मोहम्मद अली अंग्रेजों की शरण में चला गया था जब इसका पिता मारा गया था। ओके, अनवरुद्दीन तो चंदा साहब से बदला लेने के लिए उसने अंग्रेजों के पास जाकर के शरण ली और वो कहाँ चला गया था, त्रिचिन्नापल्ली में। तो त्रिचिन्नापल्ली में चंदा साहब ने और फ्रांस की एक सैन्य टुकड़ी ने हमला भी किया था, लेकिन ये इसको अपने नियंत्रण में लाने में असफल रहे, है ना। उसके बाद फिर क्लाइव ने और उसके सैनिकों ने जो कर्नाटक की राजधानी थी उस पर अधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके बाद फिर अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया था। ओके, तो इसीलिए फिर ये पौंडीचेरी की संधि हुई और तब जाकर के ये सेकंड कर्नाटक वार जो है वो शांत हुआ है ना। तो आप देखिए ये कर्नाटक वार में मुख्य कारण क्या था, आंतरिक मामला जो है ना, हैदराबाद और कर्नाटक का। ऐसे ही अब तीसरा जो कर्नाटक वार है वो भी महत्वपूर्ण है। ओके, तीसरा कर्नाटक वार देखिए, इसमें जो मुख्य कारण था अब वो बाहरी कारण था, बाह्य कारण का विस्तार था। यूरोप में इनके बीच में एक 7 वर्षीय युद्ध चला, उसी का ही परिणाम क्या हुआ कि भारत में भी जो है फ्रांस और ब्रिटेन की जो कंपनी है वो आपस में लड़ने लग गई थी। ओके, तो इस लड़ाई के दौरान जो है देखे अंग्रेजों ने 1757 में, ओके 23 जून को 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था। ओके, प्लासी के युद्ध जीतने के बाद बंगाल से जो धन दौलत प्राप्त हुई है ना, उस धन दौलत का इस्तेमाल जो है कर्नाटक वार के लिए किया था अंग्रेजों ने। ओके, तो अब इस कर्नाटक वार में भारत में जो एक निर्णायक लड़ाई हुई वो हुई वांडीवाश के मैदान में, है ना। तो वांडीवाश के मैदान में 2 कंपनीज आपस में, एक अंग्रेज कंपनी और दूसरी फ्रांस कंपनी, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि वांडीवाश का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो उसका आंसर 1760 में। इसके अलावा क्वेश्चन ये बार बार आते हैं एग्जाम्स में, पीसीएस में, ओके, और स्टेट एग्जाम्स में कि जो वांडीवाश का युद्ध था उस समय पर अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकुट ने किया था और साथ ही फ्रांस कंपनी का जो नेतृत्व है वो कांटलाली ने किया था। आप देख लीजिएगा ये कांटलाली का जो शासनकाल है वो 1758 से 63 तक है, यानी जब तक इनके बीच में जो है कोई एक शांति व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक कांटलाली यहाँ था। ओके, अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ वांडीवाश का, कि भारत से जो है
भारत से फ्रांस की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। अब भारत में फ्रांस की जो फैक्ट्रियां हैं उन पर अभी अब नियंत्रण किसका है, चाहे वो बंगाल में चंद्रनगर की फैक्ट्री हो, चाहे वो फिर पांडिचेरी की फैक्ट्री हो, चाहे फिर वो सूरत में हो, मसूलीपट्टनम में हो, सभी जगहों पर जो है अंग्रेजों ने घेराबंदी की हुई थी, है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पांडिचेरी जो है वो इस वांडीवाश युद्ध के बाद कुछ ही टाइम बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, है ना। तो अब ये अंग्रेजों ने पांडिचेरी में तब तक घेराबंदी करके रखी जब तक यूरोप में जो है इनके बीच में 7 वर्षीय युद्ध समाप्त नहीं होता था। तो 7 वर्षीय युद्ध जो समाप्त हुआ था वो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। ओके, इसका परिणाम क्या हुआ कि एक तो यूरोप में इनके बीच में जो युद्ध था उसमें विराम हुआ, है ना। अब फ्रांस जो है, स्थिति क्या हुई, फ्रांस जो भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा था व्यापार के साथ साथ, वो उसकी अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त कर दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस पेरिस संधि के तहत। अब वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के अनुमति के बिना जो है भारत में व्यापार नहीं करेंगे, या अंग्रेजों की अनुमति से भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कंपनी बन करके रह गई। बाकी उन्होंने कोई अब राजनीतिक हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे। ओके, तो इसीलिए वांडीवाश का जो युद्ध है वो भारत में फ्रांस कंपनी के अंत का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। ओके, तो इसके बाद जब ये पेरिस की संधि हुई तो फिर ये फ्रांस अब भारत में मात्र व्यापारिक कंपनी बन करके रह गई। ओके, लेकिन अब भारत में इनके बीच में जो है कौन कौन से भारत में ये कहाँ कहाँ बस सकते थे। ओके, आज हम जो है ये पुद्दुचेरी पढ़ते हैं, पुद्दुचेरी। ओके, तो पुद्दुचेरी में जो है आप देखिएगा माहे, कराईकल, यनम, ओके, और पुद्दुचेरी, ये सभी जगहों से मिलकर के पुद्दुचेरी बनाया गया है ना। तो इन सभी जगहों पर, इन सभी स्थानों में जो है फ्रांस की जो कॉलोनियां हैं वो इसी दौरान से बसी हुई हैं, है ना। अब बाद में क्या हुआ, देखें फ्रांस की जो ये कंपनियां हैं या फ्रांस की जो कॉलोनियां हैं ये 1954 को भारत संघ में मिलाई गई थी। ओके, तो अब तो ये भारत का ही हिस्सा है सारे के सारे, है ना। माहे, यानम, कराईकल और पुद्दुचेरी, तो इसको ये पांडिचेरी का ही नाम अब जो है पुद्दुचेरी रख दिया गया और ये इनका अब ये मुख्यालय है। ओके, तो ये था भारत में फ्रांस की कंपनी का जो विस्तार है और भारत में फ्रांस की कंपनी जो है वो किस रूप में आई थी, है ना। और उसके जो है अंग्रेजों के साथ जो ये प्रमुख जो युद्ध हुए हैं, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वार के रूप में, वो हमने डिस्कस किए थे। ओके, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि ये फर्स्ट कर्नाटक वार जो इसका प्रमुख कारण क्या था, मुख्य कारण, बाहरी कारण, यूरोप में फ्रांस और इनके मध्य में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और तात्कालिक कारण क्या था, अंग्रेज अधिकारी वारनेट ने जो है फ्रांस के जलपोतों को लूट लिया था। ओके, अब फिर डुप्ले ने जो है कार्रवाई चाही और लाबूडो ने मॉरिशस गवर्नर की सहायता से कोरोमंडल तट पर घेराबंदी कर दी थी। ओके, और जो ये पहला कर्नाटक युद्ध है वो किससे शांत हुआ था, एला शापिल की संधि। ओके, यूरोप में हुई थी ये, ठीक। तो इस संधि के तहत फ्रांस को सैन फ्रांसिस्को मिला था, यूएसए और ये पार्ट, और जबकि मद्रास की फैक्ट्री पर जो है अंग्रेजों का ये अधिकार रहा। ओके, देखिए इस कर्नाटक वार के ही दौरान मैंने ये बताया था आपको सेंट थॉमे का युद्ध जो फ्रांस और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। ये युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रांस और जो अंग्रेज है वो मद्रास के लिए जो है आपस में लड़ रहे थे, तो इसी सिलसिले में ये फ्रांस के साथ जो है अनवरुद्दीन का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ये हार गए थे और फ्रांस जीत गए थे। ओके, और जो दूसरा जो कर्नाटक वार है उसका प्रमुख कारण क्या बताया था हमने, आंतरिक कारण, कौन से, उत्तराधिकार का संघर्ष, कहां, हैदराबाद और कर्नाटक में। ओके, तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इसमें हैदराबाद में इनमें आपस में युद्ध था, अनवरुद्दीन और चंदा साहब इनमें कर्नाटक में जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष था, है ना। और एक अंबूर का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज समर्थित गुट, फ्रेंच समर्थित गुट, जहां से परिस्थिति और चेंज हो गई थी। ओके, कि अनवरुद्दीन ये मारा गया, नासिर जंग ये भी मारा गया, है ना। फिर ये फ्रेंच समर्थित गुट इस अंबूर के युद्ध में जीत गया था। चंदा साहब कुछ समय के लिए जो है कर्नाटक का वो नवाब बना था। मुजफ्फर जंग वो हैदराबाद का सूबेदार बना था, है ना। और बदले में जो है चंदा साहब ने जो जो पांडिचेरी के आसपास के जो 80 गाँव हैं वो चंदा साहब
साहब ने इन फ्रांस की कंपनी को दे दिए थे दान में, है ना। इसी तरह से मुजफ्फर जंग ने भी जो है दक्कन के काफ़ी सारे क्षेत्र या काफ़ी सारे क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों के लिए या इन फ्रांसीसियों के लिए दे दिए थे। ओके, तो ये प्रमुख पॉइंट है ना। और थर्ड कर्नाटक वार जो है उसका प्रमुख कारण क्या, 7 वर्षीय युद्ध यानी बाहरी कारण। और वांडीवाश की जो लड़ाई है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, और ये थर्ड कर्नाटक वार किससे शांत हुआ था, पेरिस की संधि से। ओके, तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, यदि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।